नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक सीट का चुनाव इस बार बड़े चटक ढंग से हो रहा है। हालांकि ये चुनाव 1952 के पहले से चल रहा था। ये 106वां चुनाव माना जाता है और ये भी माना जाता है कि इस सीट का अपना एक गौरवमय इतिहास भी रहा है। सच बात तो ये है कि जब ये चुनाव होता था बड़ा सन्नाटा रहता था। लोग कभी कभी पूछने लगते थे ये वोट काहे के पड़ रहे हैं, तो उनको बताया जाता था कि इसमें स्नातक लोग वोट देते हैं, शिक्षक लोग वोट देते हैं, तब उनको समझ में आता था, नहीं वो चल देते थे। जहां तक विधान परिषद में भी उतनी गूंज नहीं सुनाई देती थी, लेकिन 2015 के बाई इलेक्शन से ऐसा स्वरूप बदला कि अब ये चुनाव जनता का हो गया है। हालांकि अभी भी मानते हैं लोग कि कुछ कमी है, लेकिन जनता में चर्चा तो शुरू हो गई है। और उसके बाद 2017 और 2023 विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि सन्नाटे में रहने वाला ये चुनाव अब हंगामे में हो गया है। राजनीतिक चटक के साथ राजनीतिक अखाड़े में आ गया है। और यदि देखा जाए तो चुनाव में पहले भी पार्टियां थीं, लेकिन परोक्ष रूप से समर्थन करती थी, खुल करके कोई नहीं आता था। लेकिन 2015 में एकदम ऐसा बदलाव आया कि राजनीतिक पार्टियां भी कूद गई। और मैं इसका श्रेय पूरी तरीके से देता हूं युवा जो वर्तमान में एमएलसी है अरुण पाठक को, उनकी सोच को, उनके चिंतन को, उनके विजन को। और उन्होंने वास्तव में परंपरा तोड़ी, गढ़ तोड़ा, धारा बदली और मजबूती के साथ एक पकड़ बनाई। और इस पकड़ को वो आगे बढ़ा भी रहे हैं। चुनाव पूरी तरीके से राजनीतिक, दूसरे दलों को भी अब उतरना पड़ा, कांग्रेस को भी उतरना पड़ा, सपा को भी उतरना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि अरे ये चुनाव तो ऐसा हो गया। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो पद चिन्हों पर नहीं चलता है, पद चिन्ह बनाता है। और निश्चित रूप से मैं बारंबार इसका श्रेय अरुण पाठक को देता हूं, जो आज हमारे साथ है। इस बार तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और पूरी धमक के साथ, पूरी योजना के साथ मैं अरुण पाठक जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अरुण जी, आप चुनाव मैदान में हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपको बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने देखा होगा, जैसा मैं अभी सोच रहा था कि कैसे कैसे ये चुनाव बदलता गया। पहली प्रतिक्रिया, ये चुनाव इस बार का कैसा हो रहा, बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल अलग हो गया है। ये पहली बार है, भाजपा, सपा, कांग्रेस सब बिल्कुल मैदान में आ गए। यहां तक कि शिक्षक में तो पहले भी नहीं होता था, अब तो शिक्षक में भी आ गए। क्या कहना इस बारे में आपका? ये चुनाव, चूंकि कोई भी चुनाव ये लोकतंत्र का पर्व होता है और लोकतंत्र के इस पर्व को जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, चूंकि राजनीति कर रही हैं, तो उसमें वो उनकी भागीदारी होती ही है। और इस लोकतंत्र के पर्व में चुनाव जीतने के अलावा हमारे पार्टी की जो नीतियां हैं, हमारे पार्टी के जो नेता हैं, उनका जो विजन है, वो जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम भी ये चुनाव होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि पूरे साल भर के 30 दिन 24 घंटे के सभी घंटे मिनट हरदम चुनाव की तैयारी में उसके कार्यकर्ता और उसके नेता रहते हैं। उसी के तहत आगामी स्नातक चुनाव जो 30 जनवरी को होने वाला है,
उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, लोकतंत्र का ये पर्व भारतीय जनता पार्टी नियम कायदे कानूनों को मानते हुए उसको लोगों के बीच में अपनी पार्टी की, दीनदयाल जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी जो विजन है भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ अब भारतीय जनता पार्टी, उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उस पहुंचाने के क्रम में ही ये उल्लास का लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। पारी, ये बताइए कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और पहली बार समाजवादी पार्टी, हालांकि पहले एक आध बार शिक्षक में कहीं किसी को समर्थन दे दिया गया, लेकिन अब तो खुल करके मेरा केवल सवाल ये है, क्या अब ये चुनाव पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया और क्या इसमें राजनीति के ही मुद्दे भी शामिल हुए कि अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। स्नातक है, पढ़ा लिखा है और शिक्षक है, वो ज़्यादा ये अखाड़े वाली राजनीति में नहीं पड़ता, इधर राजनीतिक मुद्दा कहीं कुछ दिखाई दे रहा आपको इस मामले में? निश्चित रूप से जो स्नातक और प्रबुद्ध मतदाता होता है वो बहुत विचारशील मतदाता होता है। उसकी एक सोच होती है, उसका एक विजन होता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इसके पहले के चुनाव में चूंकि मतदाता बहुत कम होते थे, तो इसकी जो धमक थी, इसकी जो इसका स्कोप था वो सब तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि ये आम जन का चुनाव हो, ये आम स्नातक और प्रबुद्ध मतदाता का चुनाव हो। इसके लिए हम लोग 8 साल पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के साथ हम लोगों ने मेहनत भी की है। और चुनाव ये मुद्दों पर ही है। मुद्दे इस बात पर कि यहाँ पर सपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में किसको जनता चुनती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2014, 2017, 2019, 2022 के क्रम को बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही आम जनमानस चुनेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जब लोगों के बीच में जाता हूं, उनकी जो आवश्यकताएं और खास तौर से स्नातक मतदाताओं की और प्रबुद्ध मतदाताओं की जो विश्वास है मोदी और योगी जी के प्रति, वो विश्वास और उनकी जो प्यार है वो आगामी 30 जनवरी को होने वाले मतदान में अवश्य रूप से हम सबको दिखाई पड़ेगा। मैं एक ये भी आपके बीच में बड़े शिद्दत के साथ ये एक चीज में और जोड़ना चाहता हूं। जो पार्टियां इस चुनाव में भाग ले रही हैं उनका पहले ये कहना था कि जहां पर वोटिंग मशीन होती है उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतती है, ये चुनाव मतपत्र से कराने चाहिए। मैं इस चुनाव में उनकी इस चुनौती को स्वीकार भी करता हूं कि ये चुनाव पूरी तरह वोटिंग मशीन पर नहीं होता है। ये चुनाव मतपत्र पर होता है। उनकी इच्छा पूरी होने वाली है, मतपत्र पर चुनाव होगा। और 3 फरवरी को जब इसका परिणाम आए तो जो लोग इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते थे उनको आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से स्क्रीन पर आकर यह भी बताना चाहिए कि वोटिंग मशीन के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती थी और इस मतपत्र के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अब उनके पास कौन सा बहाना होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और मैं आपसे बड़े विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे पार्टी के उन नेताओं से ये बात जरूर पूछिएगा कि अब तीसरा पॉइंट उनके पास क्या है। लेकिन वो तो उम्मीद जता रहे हैं। अभी मैं नरेश उत्तम का बयान पढ़ रहा था तो वो कह रहे थे कि अब की देखे बैलेट पेपर से हो रहा, अब की देखे नतीजे बढ़िया आएंगे और 5 सीटों में हम जीत जाएंगे। कहे तो ये रहे। हमारे उनका तो भाई विश्वास अभी वही है, उम्मीद तो उनकी जगह है। हाँ, मैं इसीलिए मैंने 30 तारीख की बात नहीं की, मैंने 3 फरवरी की बात की। हाँ। आदरणीय नरेश उत्तम जी और आपके जो भी टीवी के आपके लोग हों उनसे जाके ये बात जरूर पूछे कि आप जो कह के आए थे मतपत्र के चुनाव में भी एक, मैं ये बहुत बहुत घमंड के रूप में नहीं, एक बहुत मतदाताओं की विश्वसनीयता, उनके प्यार के आधार पर कह रहा हूं कि अब की कानपुर उन्नाव खंड स्नातक सीट पूरे भारतवर्ष और पूरे उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और ये रिकॉर्ड शायद यही होगा कि स्नातक सीट की अभी तक या विधान परिषद सीटों की जितनी बड़ी जीत आज तक की होगी, हम सब स्नातक प्रबुद्ध मतदाता मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए उस पर मुहर लगाने जा रहे हैं। लेकिन आपकी बात तो सही है और मुझे मालूम है कि अभी मोदी जी ने कहा था कि 400 दिन शेष रह गए हैं और एक ये भी था कि देखिए जीतते तो अब हम ही हैं, जीतना तो है ही है, सो दो राय नहीं है, लेकिन कह रहे थे कि रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड बनाना है। जी जी जी। और निश्चित रूप से आपने भी ये सोचा होगा कि हमको भी रिकॉर्ड बनाना है जी। और शायद ये पहला चुनाव हो रहा है जी। मोदी जी के इस आह्वान के बाद रिकॉर्ड भी बनाएंगे। मतदाता तो 2,10,000 हैं, कितना बड़ा रिकॉर्ड आप बना पाएंगे? मैं इस पिछले 10 चुनावों में
इस चुनाव में सबसे ज्यादा मतदाता 2,10,000 बना है। जी। पिछले चुनाव में केवल 1,36,000 मतदाता था। यदि आप परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 170% मतदाता ज्यादा बना है। और ये इस आधार पर बना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन जन तक पहुंचकर मतदाता संवर्धन का काम किया। अधिक से अधिक लोग इस लोकतंत्र के पर्व में भाग लें, ये सुनिश्चित किया। लेकिन इसके बाद भी मैं मानता हूं कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, बहुत सारा काम रह गया है। बहुत सारे हमारे स्नातक मतदाता बच गए हैं, रह गए हैं, शायद उनके तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाई, इस कारण रह गए हैं। आज मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं, लोग कहते हैं मैं अपना नाम जुड़वाना चाहता हूं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनसे अगले चुनाव में वो भाग लें और अपना मतदान का प्रयोग कर इसका निवेदन करता हूं। साथ ही साथ ये भी निवेदन करता हूं कि इस चुनाव में वो सपोर्टर के रूप में भाग लें, अगले चुनाव में वो वोटर के रूप में भाग लें। चूंकि विधान परिषद के चुनाव में सामान्यतः वोटर लिस्ट 90,000 1 लाख की होती थी। पहली बार ये वोटर लिस्ट, और अभी तक जितने भी जहां चुनाव हो रहे हैं सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट यहाँ पर बनी, जबकि जिले सबसे कम है यहाँ पर 3। मैं बात आपसे आग्रहपूर्वक ये कर रहा था कि विधान परिषद के इतिहास में अभी तक की जितनी लंबी मार्जिन की जीत हुई होगी, वो 40,000 हो, 50,000 हो, 60,000 जो भी हो, कानपुर और उन्नाव और कानपुर देहात के खंड स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं ने मोदी जी के उस आह्वान को ध्यान में रखते हुए, जो उन्होंने कहा कि आगामी 400 दिनों तक पूरे देश में होने वाले किसी भी प्रकार का चुनाव, चाहे वो पार्षदी का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, सांसदी का हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन उसको जीत कर दिखाएंगे। ये मेरा सौभाग्य है और इस क्षेत्र के स्नातक मतदाताओं का ये सौभाग्य है कि मोदी जी के उस आह्वान को सबसे पहले पूरा करने के लिए सौभाग्य जो प्राप्त हो रहा है वो हमारे इस कानपुर खंड स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं को ही प्राप्त हो रहा है। उनके आह्वान के ठीक 14 दिन बाद ये चुनाव हमको मिल रहा है और मोदी जी के उस आह्वान को हम बड़ी शिद्दत के साथ एक नए रिकॉर्ड के साथ पूरा करने का काम की शुरुआत हम सब करेंगे। फिर उसकी शुरुआत अन्य राज्यों में भी होगी और अन्य जगह भी होगी। इसमें कहीं कोई आप चैलेंज भी मान रहे हैं कि हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं लेकिन ये बातें हमारे सामने आ सकती, ऐसा कुछ महसूस किया आपने कि बिल्कुल आपको लगता है क्लीन चिट? नहीं, मैं थोड़ा आशावादी हूं और मेरा मानना है, मैं चूंकि पेशे से एक अध्यापक भी हूं, आपकी चुनौती कभी समाप्त नहीं होती। हाँ। हर चुनाव एक चुनौती होती है और चुनौती केवल बाहर से मिलती है ऐसा नहीं है, खुद से भी, आपकी स्वयं से भी स्पर्धा होती है। आप स्वयं भी एक अपने आप को चुनौती दे सकते हैं कि पहला चुनाव 28, दूसरा चुनाव 15, उत्तम को सर्वोत्तम और सर्वोत्तम का भी जो प्लस होता है इसके लिए लगातार प्रयास है। मुझे लगता है कि सर्वोच्च बिंदु तक व्यक्ति कभी नहीं पहुंच पाता, उसमें कुछ न कुछ कसर रह जाती है और मैं मानता हूं कि अभी जो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, यदि अगला चुनाव फिर आएगा तो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के लिए हम सब मेहनत करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप चैलेंज भी मानते हैं और चैलेंज को आप स्वीकार भी कर रहे हैं और चैलेंज को आप पूरा, लेकिन इस रिकॉर्ड जीत में आप अपने सामने किसको पा रहे हैं? रिकॉर्ड जीत में मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये तो आम जनमानस तय करता है कि कौन दूसरे पर होगा। तो आप तो ये महसूस ही कर रहे होंगे कि कौन सामने आपको दिखाई दे रहा है। सामने नीतियां हैं। हाँ। सामने एक विजन है, एक तरफ मोदी जी का विजन है, एक तरफ योगी जी का विजन है, एक तरफ उन लोगों का विजन है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कहा परंतु नहीं बना पाए। एक तरफ इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ रुपए लाकर यहाँ पर रोजगार और स्वावलंबन का एक तरफ नीति है, दूसरी तरफ केवल कुछ जिलों के विकास तक ही सीमित रहे वो लोग हैं। जनता ने उनको पहचान भी लिया और विगत पीछे 4-5 चुनाव में लगातार अपना डिसीजन भी दिया है, अपनी प्राथमिकता को तय किया है। सारे प्रकार के फार्मूले जो विपक्ष के द्वारा हो सकते थे, चाहे वो सपा और बसपा का गठबंधन हो, चाहे सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो, सारे प्रकार के फार्मूले का उपयोग किया जा सका है। चाहे वो सपा के साथ अन्य छोटे दलों का फार्मूला हो, वो भी उपयोग किया जा सका है। किसी प्रकार का कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार नहीं किया, उसको नकारा है। उन्होंने कदम से कदम मिलाकर उत्तर प्रदेश जो भारतवर्ष का ग्रोथ इंजन है उसमें और भारतवर्ष में मोदी और योगी जी के साथ चलने का मन बनाया है। एक अच्छा देश और प्रदेश बनाने का मन बनाया है। एक अच्छी कानून व्यवस्था को इस्तकबाल हो
उसका मन बनाया है, बेरोजगारों को रोजगार मिले उसका मन बनाया है, हमारी बहनें सुरक्षित रहें उसका मन बनाया है। मन इस बात का बनाया है कि अब यहां पर उन दलों के लिए कोई स्पेस नहीं होगा जो पैसों के आधार पर काम करते हो, जो जाति पंथ के आधार पर काम करते हो, कुछ कुछ जिलों तक ही काम करते हो। सबका साथ, ये लोग वो कहे रहे चुनाव जिस तरीके से आपकी तो पार्टी का मानते हैं कि उनका विस्तार होना है, आप अपनी पार्टी का आधार मजबूत कर रहे हैं, आप उस जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने तो कोई काम भी नहीं किया। आपने तो वोटर भी बनवाए, कुछ काम नहीं, फिर मैदान में क्यों उतर पड़ गए? अब मैं ये उनका खुद की सोच है, इसमें तो लोकतंत्र में सबको चूंकि अधिकार दिए हैं बाबा लेकिन साहब आप भी तो कुछ एक पॉलिटिकल के रूप में आप भी तो कुछ सोचते हो कि आखिर ये क्यों कूद पड़े आगे? नहीं, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है जी। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सबको अपनी हैसियत का भी ज्ञान होता है कि हमें हमने कितना किया, हम कितने आगे जा सकते हैं। लेकिन भागीदारी का सबको बराबर का अधिकार हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान के द्वारा रचकर दिया। मैं उसका सम्मान करता हूं और मैं जो सामने लोग हैं उनका पूरा इसलिए भी सम्मान करता हूं कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हों, लेकिन एक प्रतिभागी के रूप में है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जनता की नब्ज को भांप पर और जब एक सच्चाई के साथ आप रहते हैं तो निश्चित रूप से मोदी और योगी जैसा नेतृत्व आपको प्राप्त होता है और भारत वर्ष और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के काम में आप एक भागीदार के रूप में अपने को पाते हैं। एक बात बताइए कि ये भी है कि आप भी चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा वोट पढ़े, लेकिन जो उस दिन आकस्मिक अवकाश विशेष घोषित भी किया गया है 2 घंटे का, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में तो उस दिन एग्जामिनेशन है और सब लोग जाकर ज्ञापन दे रहे हैं कि भैया उस दिन छुट्टी कर दीजिए तो को वोट पड़ जाए। इस संबंध में आपका क्या कहना? नहीं, लोकतंत्र का पर्व है और सरकारी एक आर्डर आया है जिसमें जो लोग जिनका बोर्ड बना हुआ है वो 1 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश, उनको इस आधार पर कि वो वोट डालने के उन्होंने अपना वोट डाला है, उनका वोट का उसमें नाम होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश लेकिन विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं आड़े आ रही है। आज शायद उनकी कमेटी की मीटिंग है और हम सब ने भी उनसे निवेदन किया और कहा, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इस पर्व को देखते हुए, स्नातकों के इस चुनाव को देखते हुए वो भी आगे बढ़ेगी। चलिए हम यहाँ पर ब्रेक लें, इससे पहले हम आपसे ये केवल जानना चाहते हैं कि आपने बाई इलेक्शन 2015 लड़ा, फिर 17 लड़ा, बहुत से अनुभव गए। आपने अगर पूछा जाए कि आपने क्या दिया, क्या आपने युवाओं की, स्नातकों की इच्छाओं को पूरा किया, आपके कौन सा बड़ा काम जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो जरूर कह रहे होंगे कि देखो भैया हमने ये किया, आगे करना चाहते हैं, ऐसा कुछ बताएं। हम निश्चित रूप से पहले तो किसी भी जनप्रतिनिधि को जब जनता चुनती है तो जो पहला काम होता है उसकी उपलब्धता, उसकी सुगमता और उसकी सरलता। ठीक बात। जब कोई जनप्रतिनिधि जनता से इन तीनों बॉन्ड्स को पूरा करता है, शर्तों को पूरा करता है, तो उसकी जनता से कनेक्टिविटी होती है। मैं अपने लोगों के बीच में उपलब्ध रहूं, सरल रहूं और उनकी बात को सुनूं। कोई भी जो विधायक या सांसद होते हैं, विधायिका के लिए जनता और सरकार के बीच में एक मैसेंजर का काम होता है। जनता किस प्रकार के नियम, कायदे, कानून चाह रही है वो सरकार को बताना और सरकार ने क्या किया है वो जनता को आकर बताना। दूसरा, मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, भारतीय जनता पार्टी से, ये कोई बहुत बड़ा परिवार है और परिवार की एक टीम की तरह काम करता है। इंडिविजुअली कोई एक खिलाड़ी इसमें अपना होमवर्क नहीं करता, पूरी टीम एक काम करती है। अर्थात योगी और मोदी जी के द्वारा किए गए काम, सरकार द्वारा किए गए काम का भी मैं एक हिस्सा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लाई गई जिसमें 25 लाख रुपए उद्योगों के लिए और 10 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के लिए उपलब्ध कराए गए। साथ ही साथ इसमें एक विशेष बात ये रही कि जो विकलांग हैं, जो महिला हैं, जो दिव्यांग हैं, जो SC ST समुदाय से आते हैं, जो पिछड़ी जात से आते हैं, उनको केवल 5% कास्ट मनी और बाकी को 10% कास्ट मनी के आधार पर ये लोन दिया जाता है। मैं अभ्युदय योजना की बात आपसे करना चाहूंगा। लाखों लाख ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट है, परंतु वो अपने दूर क्षेत्रों से, जिलों से, कोई कानपुर पढ़ने आता था, कोई इलाहाबाद पढ़ने जाता था, कोई दिल्ली पढ़ने जाता था। ऐसे टैलेंट और एक निश्चित आय वर्ग के लोगों के लिए अभ्युदय योजना लगाई गई, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो IIT मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑफलाइन
और ऑनलाइन दोनों प्रकार से पढ़ाने की एक सुविधा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी। साथ ही साथ इसमें उस जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। और कल्पना करिए कि एक जिले का मुख्यमंत्री, एक जिले का जो डीएम है वो जाकर उनसे रूबरू हो रहा है, अपने अनुभवों को शेयर कर रहा है, तो आदमी का मोटिवेशन किस प्रकार का होगा। इसी के साथ साथ लाखों स्नातकों को जो तकनीकी क्षेत्र में उनको टैबलेट उपलब्ध कराए गए, लाखों करोड़ों 1 करोड़ जो स्मार्टफोन है उनको बांटने का काम किया गया कि हमारा जो युवा वर्ग है वो आज के युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाए। बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षित किया गया स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सभी बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इस बात से आप भी सहमत होंगे। लेकिन नौकरी देने वाले लोग पैदा हों यह भी आवश्यक है। जब एक प्रशिक्षित किसी को किया जाता है स्किल डेवलपमेंट के तहत, उसको कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रीम में एक जो इसकी ट्रेड होती है उसमें उसको ट्रेन किया जाता है, वहाँ पे काम करता है तो और 5 लोगों को रोजगार देता है। उसके लिए उनको लोन की भी सुविधा की गई, मुद्रा योजना भी आई, ऐसी बहुत सारी स्कीमों को लाया गया। उसका मैं व्यक्तिगत, चूंकि मैं केवल ऐसा नहीं हूं कि जो अन्य निर्दलीय प्रत्याशी पहले होते थे जिनकी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं होती थी, मेरी जवाबदेही मेरी पार्टी के प्रति है। मेरी बात को, मेरी शिकायत को, मेरे जो खराब काम है या जो मेरे अच्छे काम नहीं है, आम मतदाता को, वो हमारे जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, हमारा जो एक भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर, उसमें कहने का मौका मिलता है। जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए आप कहां कहेंगे, किससे बात करेंगे। और जब एक टीम काम करती है तो उसका एक वृहद स्वरूप होता है, उसमें लाभ लोगों को ज्यादा मिलता है। ये बहुत एक प्रैक्टिकल बात है। सामान्यतः निर्दलीय प्रत्याशी जनता की आवाज न तो विधान परिषद में बन पाते हैं न ही विधानसभा में बन पाते हैं। ठीक बात, बहुत अच्छी बात कही। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अपने तेज तर्रार तो नहीं कहूँगा लेकिन सविनय प्रत्याशी अरुण पाठक भारतीय जनता पार्टी से है। ये बताइए कि आप फील्ड में जाते हैं, फील्ड में रहते हैं, मुझे एक भी अच्छी बात लगती है कि मैं आपकी उपस्थिति हर जगह देखता हूँ, चाहे समीक्षा बैठक हो तो भी आप वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कहीं कोई कार्यक्रम पार्टी का हो रहा वहाँ भी आप पहुँचे, सब जगह आप जाते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी जब आप जाते हैं तो ये जो आपके ग्रेजुएट्स हैं या विद्यार्थी हैं तो ये एक अपनी थ्रस्ट बताते होंगे, अपने सामने जो चैलेंजेस हैं उनको बताते होंगे, बेरोजगारी की बात करते होंगे। क्या ऐसा होता है, और जब होता है तो आप क्या जवाब देते हैं उनको? मैं चूंकि शिक्षक था, हूँ और शायद रहूँगा भी। मैं आज भी 51% शिक्षक हूँ और 49% पॉलिटिशियन हूँ। छात्रों के मन की बात, छात्रों के बीच में रहना, उनकी बात सुनना, अपनी बात कहना, समझाना, ये मैं इसको कह सकता हूँ मेरे ब्लड में है, क्योंकि 96 से तो मैं शिक्षक हूँ और मेरी पत्नी भी शिक्षक है। मेरे माता और पिताजी दोनों शिक्षक थे और मेरे दादा और दादी वो भी शिक्षक थे। इसलिए विद्यार्थी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जो मुझे शिक्षक के रूप में मेरे पास आते हैं, एक मेरे पास पॉलिटिशियन के रूप में आते हैं। तो दोनों की एक अलग अलग समझाने का तरीका है। और मुझे लगता है कि आज का जो युवा बात कह रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन में तो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि युवा को यदि मैं डिफाइन करूं तो मैं एक नया शब्द मैंने उसके लिए बनाया है, युवा वायु का उल्टा होता है। और जिस प्रकार वायु के कई सारे रूप होते हैं कि बहुत तेज चलती है तो आंधी होती है, धीरे चलती है तो मस्ती देती है, नहीं चलती है तो उसके लिए लोग बेताब हो जाते हैं और आपका जीना दुभर हो जाता है, वैसे ही युवा है। युवा मचलता है तो आंधी हो जाती है, किसी देश के अच्छे काम में लग जाता है तो एक शक्ति हो जाती है, और जिस देश का युवा स्थिर हो जाता है वो देश भी स्थिर हो जाता है। तो युवाओं के बीच में हमारे जो भाई हैं अपनी बात को लेकर आते हैं। मैं अपने प्रयासों के द्वारा ये कोशिश करता हूं कि उनके चेहरे पर मेरे कारण मुस्कुराहट आए, मेरे प्रयासों से मुस्कुराहट आए। कभी आती भी है, कभी नहीं भी आती है। जब नहीं आती है तो दुख भी होता है। और मेरी भी एक लक्ष्मण रेखा है, एक शिक्षक के रूप में भी और एक विधायक के रूप में भी। हमारे पास भी जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उसके ना आगे ना जाकर, उसके सीमित दायरे में रहकर जनता की सेवा करने का अधिकार जो मिला है, उसके अंतर्गत मैं जितना प्रयास हो पाता है करता हूं। मैं ये मानता हूं कि अभी बहुत कुछ करने के लिए है
ये देश का युवा की मानसिकता को भी मुझे आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि पढ़ने की जरूरत है। 80 के युवाओं की पसंदीदा गाने अलग हुआ करते थे, उनके फैशन अलग हुआ करते थे, उनके तरीके अलग हुआ करते थे। 2000 सन के युवाओं के तरीके अलग थे। आज 5G के ज़माने में 2023 के युवा के गाने पसंद की चीज़ें अलग हैं। इस जनरेशन गैप को भरने का काम हम सबको जरूर करना चाहिए। आज का भी युवा उतना ही अच्छा है जितना कभी 1980 या 1960 का हुआ करता था। इस चीज़ को समझने में कहीं ना कहीं जब गलतफहमी होती है तो शायद एक गलत मैसेज भी जाता है और हम ठीक से अपने युवाओं से बातचीत और एक कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। मैं सौभाग्यशाली इस बात के लिए हूँ कि टीचर होने के नाते बहुत सारी बड़ी संख्या में युवा, कई क्षेत्रों में काम करने वाला युवा मेरे संपर्क में है और युवाओं की बात को जानकर आप समाज के नब्ज को भी जान सकते हैं। और शायद मुझे ये बहुत जल्दी और बहुत गहरे तक उनके द्वारा प्राप्त होती है। मैं प्रयास करता हूँ, चाहे मेरे अधिकारियों से बातचीत होती हो, समीक्षा बैठक में बातचीत होती हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत होती हो, संगठन में बातचीत होती हो, मैं उनकी बातों को रखने का प्रयास भी करता हूँ। क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, ये भी रखता हूँ। कभी काम कुछ पूरे हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन प्रयास सबके लिए होते हैं और मुझे लगता है कि प्रयास ही अपने हाथ में होता है। नहीं, अरुण जी, आपने 2-3 बातें कही, बहुत अच्छी लगी। आपने कहा जब युवा मचलता है, हरकत में आता है, हमको तो लगता है युवा इस समय कुछ निराश सा है। नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। हाँ, तो जरा वही क्लियर करना। मैं नहीं मानूंगा। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर युवाओं ने बहुत काम किया है, निश्चित रूप से किया। लेकिन मैं आम युवा की बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों लगता है, या आप ये महसूस करते होंगे कि इनकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, ये सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, ऐसा भी कुछ हुआ होगा? नहीं, आवश्यकता क्या है, मैं जब खुद भी अपने जमाने में युवा था तो मैं जब पढ़ रहा था तो पहले तो यही लगता है कि हमारे जीवन में एक सेटलमेंट होना चाहिए, थोड़ी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब स्टेबिलिटी की भी एक अपनी अलग अलग पैमाने हैं कि आप किस प्रकार की स्टेबिलिटी चाहते हैं और उसी आधार पर आप एक किसी फार्मूले से हर चीज को नहीं तोल सकते। अच्छा, युवा कर क्या रहा है समझिए? मान लीजिए आपने मेरी बात को कहा कि निराश तो मैं नहीं मानता हूं, तो फिर इस समय युवा की क्या स्थिति, हलचल में है, क्या कर रहा है युवा, क्या सोच रहा है? नहीं तो पिछले आप यदि पॉलिटिकली बात करेंगे तो 5 चुनावों में युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। नहीं, वो तो दे रहा, उसकी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा नहीं लगता कुछ स्टैग्नेशन सा युवाओं में आ गया है? जो युवाओं की जो अपेक्षा सरकार से थी, सरकार को पूरा भी कर रही है। लाखों लोगों को नौकरी मिली है। आपके मैं बड़े शिद्दत से कह सकता हूं, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो शिक्षक हो, चिकित्सक हो, हर प्रकार से। और युवा क्यों आया बीजेपी के प्रति? क्योंकि उसको लगता था कि पीछे 15 वर्षों की 3 सरकारों में जिस प्रकार से नौकरियों का सौदा होता था, जिस प्रकार से नौकरियां नीलाम होती थी, जिस प्रकार से नौकरियों में एक ही जात विशेष के लोगों की संख्या ज्यादा होती थी, जिस प्रकार से कुछ जिलों के लोगों को ही नौकरी मिलती थी, इससे व्यतीत था युवा। अब आज वो कह सकता है कि जिसको भी नौकरी मिली पारदर्शी तरीके से मिली। यही कुछ कारण है कि विपक्ष का ये मुद्दा काम नहीं करता है, 2 करोड़ नहीं मिल रही है नौकरी, 3 करोड़ नहीं मिल रही है, 4 करोड़, ये सब फिर मुद्दे इसीलिए बाहर हो गए क्योंकि युवाओं को एक उम्मीद जगी है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में नौकरियां भरपूर उसके अवसर पैदा किए गए हैं। ये मैं मान सकता हूं कि अभी सबको नौकरी नहीं मिली, ठीक, लेकिन आप यदि आंकड़े निकालेंगे तो पिछले 2017 और 2004 से 2017 के बीच में जिस एज के युवा उत्तर प्रदेश से पलायन करते थे, उनके पलायन करने के प्रतिशत में कमी आई है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि युवा अपने शहर, अपने देश, अपने मोहल्ले में रहकर रहना चाहता है, उसको यहाँ पे अवसर प्रदान किए गए। अभी आप बात कर रहे थे कि निवेश हो रहा है, कानपुर में भी निवेश हो रहा है, अभी 75,000 करोड़ के निवेश की बातचीत भी हुई है। निश्चित रूप से आप उसमें आपको लग रहा है कि युवाओं को कोई आलोक मिल रहा है वहाँ पर और युवा उत्साहित है, या खास तौर से जो भी आप पलायन की बात कर रहे थे कि पलायन कम हुआ है, ठीक बात है, तो क्या ये जो पलायन रोकने के लिए कोई IT सेक्टर्स को लाने की बातचीत हो रही है? नहीं, तो इन्वेस्टर समिट तो इससे देश के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बने, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी
दिन में 20-20 घंटे काम कर रहे हैं और जो कुछ हो सकता है वो सब काम कर रहे हैं। साहब ये वही प्रदेश है जहां पे इन्वेस्टर्स समिट उस प्रदेश में ना होकर दूसरे प्रदेशों में जाके हुआ करती थी, दिल्ली हुआ करती थी, अन्य जगह हुआ करती थी। अब स्थिति ये है कि देश और प्रदेश और देश के बाहर यहाँ पर उसको निवेश हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और जब निवेश होगा, आप 5-5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 11-11 हवाई पट्टियां बनी जहां से संचालन प्रारंभ हो गया है। ये सब तो प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर काम कर रहा है, एक नई रफ्तार में काम कर रहा है। और जब निवेश उत्तर प्रदेश में होगा तो प्राथमिकता के आधार पर नौकरियों का जो संगठित या असंगठित क्षेत्रों में जो अवसर होंगे वो भी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ही होंगे। ठीक बात। और धीरे धीरे मुझे जो दिखाई पड़ रहा है कि जो 5-10 साल पहले उत्तर प्रदेश का युवा बाहर जाके नौकरी ढूंढता था, मुझे विश्वास है कि बाहर के प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में आके नौकरी ढूंढेंगे, उस और उत्तर प्रदेश बढ़ा। मैं खासतौर से अगर मैं बात करूं कानपुर की, जो आपका चुनाव क्षेत्र है, उन्नाव, कानपुर देहात, ये 3 जिले हैं, इनके लिए कुछ आपने आप सोचा कि अब जब हम 23 के बाद जो अगला आपका जो है कार्यकाल होगा उसमें कुछ देना चाहेंगे? कुछ आपने अब सपना सोचा है? क्योंकि 6 साल आपने बड़ा अनुभव किया है कि कानपुर की ये आवश्यकताएं हैं, ये है, क्या सोचा है उसके बारे में? और क्या आप कुछ कह रहे हैं लोगों से कि अब की हम आएंगे तो ये करेंगे? मैं इसको 2 हिस्से में बांटता हूँ जी। एक होता है एकल प्रयास जो मेरे द्वारा हो, एक होता है संयुक्त प्रयास। ठीक। कानपुर के सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर पूरा एक रोड मैप तैयार किया, जिसके तहत रिंग रोड पर काम शुरू हो गया, आपको पता है। हमारा कानपुर मेट्रो सिटी हो गया है, ये भी है। और कानपुर एक नए क्लेवर और फ्लेवर के रूप में आ रहा है। ये हुआ संयुक्त प्रयास, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों का भरपूर साथ भी मिलता है, अधिकारियों का भी साथ मिलता है, और एक कानपुर की नई पहचान बन रही है। कुछ चीजें होती हैं जो एकल प्रयास से भी होती हैं, जैसे कानपुर के यूथ के लिए कानपुर में कोई एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जो आज की युवा शक्ति जो 5G वाली है, जिसकी विचार शक्ति, जिसके खान पान का तरीका भी शायद 1980 से अलग होगा, उनके लिए भी कोई एक यहाँ पर हब होना चाहिए। तो शायद नहीं। बहुत सही बात है। मैं दूसरी इंडिविजुअली बात करता हूँ कि कानपुर में साहित्य और खासतौर से नाट्य, जो नाट्य मंचन होता है, जो काव्य मंचन होता है, खासतौर से नाट्य मंचन के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रंगकर्मी आज भी हैं जो बहुत टैलेंट है उनके अंदर, परंतु अफसोस की बात यह है कि उनके लिए एक अभ्यास के लिए भी कोई छोटा सा थिएटर नहीं है। बिल्कुल सही है। बहुत उनको खर्चीला ही पड़ता है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करूंगा और आपके टीवी के माध्यम से चाहूंगा कि आपके द्वारा भी ये प्रयास हो। हम लोग मिलकर कानपुर को एक अच्छे नाट्य मंच के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं इस उत्तर प्रदेश में और इस देश में। मैं एक कानपुर में कभी लाइब्रेरी का गढ़ कहलाता था, यहाँ पे 18 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। मैं स्कूलों की लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है। आज वो 2 या 3 लाइब्रेरी चल रही है। तो जिस प्रकार का युवा, जिस प्रकार की ई लाइब्रेरी की आवश्यकता थी, शायद उसको अपडेट नहीं हो पाए, मैं उस पर भी होमवर्क करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं खास तौर से, वो गरीबों तक और ठीक से पहुंचे, उनको उसका लाभ मिले। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा और जनता के जो भी सुझाव आएंगे उन पर अधिक से अधिक काम करने के लिए मैं पूरे अपने प्रयत्न से भरकस कोशिश करूंगा। ठीक बात है। अभी हमारे ख्याल से जो विकास कार्यों की आप चर्चा कर रहे थे, तो एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है चुन्नीगंज में। मुझे लगता है कि वो भी तमाम जो समस्याएं हैं उनका भी निराकरण करे, खासतौर से युवा के लिए। चलिए, अच्छी बात है। बिल्कुल। एक बात बताइए, मैं अभी आप कह रहे थे कि हम 51% शिक्षक हैं, 49% पॉलिटिशियन है, 2% का कम है। लेकिन जब ये 2% कम है, तब तो आप इतना कमाल कर गए। आप लोकप्रिय नहीं थे, आप पार्टी में रहे और फिर आपने सोचा MLC करना। मुझे याद है आपने एक लाजपत भवन में कार्यक्रम किया था जिसमें जोशी जी आए थे। पता नहीं क्या, मैंने उसी दिन अपने लोगों से कह दिया था कि अगले MLC के प्रत्याशी आपके लिए अरुण पाठक आ रहे हैं। मैंने उस समय यही घोषणा कर दी थी और लोग जानते हैं कि मैंने सबसे पहले कहा था। खैर, वो तो आई गई बात हो गई। मेरा कहने का सीधा सीधा सवाल ये है कि ये जो राजनीति थी, ये आपको कहाँ से प्रेरित कर गई? और इतना ही नहीं, बल्कि पिछले चुनाव में, मैं नामोल्लेख नहीं करूँगा, बड़े बड़े दिग्गज लड़े बीजेपी से। इस
इस चुनाव में, लेकिन वो हाशिए में पड़े रहे, किनारे पे चले गए, पार्टी ने भी नहीं साथ दिया। ये कौन सा आपने गुड़ खिलाया कि पार्टी आपके पीछे खड़ी हो गई और आप आगे आ गए? क्या मतलब था ये? नहीं, पार्टी मेरे साथ हरदम मेरे पूरे जो मैं कुछ भी हूँ वो अपनी पार्टी के कारण ही हूँ, और खासतौर से मैं इस जीत का श्रेय मैं केवल अपने पार्टी के को ही देना चाहता हूँ। साथ ही साथ वे सभी लोग जो मेरे पहले चुनाव लड़े, उन्होंने इस पेड़ को लगाया, इस पेड़ को सींचा, इस पेड़ को बड़ा भी किया। अब ये मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब उसके फल खाने का समय आया तो मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और मुझे जीत हुई। लेकिन इस जीत में उन सभी प्रत्याशियों का योगदान है जिन्होंने पूरी भरकस कोशिश इस चुनाव को लड़कर अपने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को, नीतियों को स्थापित करने के लिए की थी। इसलिए मैं 15 की जीत को भी, 2017 की जीत को भी और आगामी होने वाले 30 जनवरी के चुनाव में जो भी जीत होगी उस सब का श्रेय अपने पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, साथ ही साथ उन सभी प्रत्याशियों को देना चाहता हूं जिन्होंने इस चुनाव को पहले लड़ा था। लेकिन जब आप उतरे थे प्रत्याशी होकर के, चूंकि पूर्व अनुभव एक लंबा था, 90 साल का था, अरे भाई यहाँ तो कुछ नहीं चलेगा, तो जब आपने भी पार्टी वार्टी में चर्चा की होगी तो लोग कहते हैं अरे क्या है, लड़ लो, देखा जाएगा, और हाँ हम लोग सब लोग चाह चले। एकदम मोबिलाइजेशन कैसे हुआ? क्या ये मोबिलाइजेशन जो बीजेपी की एक रणनीति है कि सब जगह छा जाओ, सब जगह कब्जा कर लो, सब जगह हमें दिखाई दे, ये वो रणनीति थी या आपका कोई अपना प्रयास था जिसके कारण आपने बीजेपी को अपने साथ खड़ा कर दिया? नहीं, एक तो मैं बड़े विनम्र भाव से एक बात बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने पर विश्वास नहीं करती, छा जाने पर विश्वास नहीं करती। सभी नियम, कायदे, कानूनों को, संविधान को मानते हुए जो नियम, कायदे, कानून होते हैं उसमें प्रचार प्रसार और अपने संगठन की मजबूती, अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति, अपने नेताओं के दिशा निर्देशन के आधार पर काम करती है। उस आधार पर अन्य पार्टी भी काम करे और इस एक आदर्श जो प्रतिद्वंदिता होती है उसके तहत वो भी आगे आए, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन उसके लिए मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए, उसके लिए योगी जैसा एक अनुशासन प्रिय चाहिए, उसके लिए अमित शाह जैसे रणनीतिकार चाहिए, उसके लिए एक दीनदयाल जैसे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विचारक चाहिए, उसके लिए अटल बिहारी जैसे एक आजाद शत्रु चाहिए, उसके लिए राजनाथ सिंह जी जैसे कर्मठ मुख्यमंत्री चाहिए। मैं मानता हूं कि ये जो कुछ भी है इसका सफलता और असफलता के बीच में एक क्षण का अंतर है। जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक व्यक्ति असफल है, सफलता मिल गई तो सफल हो गया। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक मैं चुनाव लड़ा तब तक इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए प्रयास होते रहे। ये मेरा सौभाग्य था कि जिस टर्म में मैं चुनाव लड़ा सफलता उसमें मिली। इसका मतलब ये नहीं कि सफलता मेरे कारण मिली, सफलता उन्हीं सभी प्रयासों के कारण उसका फल का रिजल्ट उस समय आ पाया जब मैं चुनाव लड़ा। इसलिए मैं पुनः इस पूरे चुनाव की 2015 की, 17 की और आगामी मैं समर्पित करता हूं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और उन प्रबुद्ध स्नातक मतदाताओं को जिन्होंने मोदी और योगी जी के साथ चलकर उत्तर प्रदेश के उनके सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए, उनको एक विधान परिषद में एक सीट और अच्छी बने इस विचारधारा की सहयोग किया। मैं ये समर्पित जीत उनको ही करता हूं। मैंने आप अपनी जीत जो है समर्पित कर रहे हैं अपने नेताओं। एक बात आपने बहुत अच्छी नेताओं के साथ साथ आपने मोदी, योगी, राजनाथ, अनेक लोगों का आपने वर्णन किया और सबकी बताया कि क्या क्या भूमिका है। लेकिन अगर हम यही बात करें कि फिर प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, उसकी भूमिका कैसे होगी, वो आप किस रूप में देखते हैं? मैंने बताया आपने सबका तो बता दिया कि उनका ये रहा, उनका ये जज्बा था, उनका ये कार्य क्षमता थी, उनकी ये लगन थी। लेकिन ऐसे में प्रत्याशी को कौन सी गुणवत्ता वाला होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, जिससे कि उनकी सबकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके? मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसे हजारों हजार कार्यकर्ता हैं। जो योग्यता मेरे अंदर है वैसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं के अंदर है। लेकिन चूंकि मौका केवल किसी एक को दिया जा सकता है, इसलिए जब मौका मिला तो उसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये भगवान की ऐसी कृपा, आनंद बाबा की ऐसी कृपा रही कि मुझे मौका मिला। लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि मुझसे अच्छे भी, मेरे बराबर भी बहुत सारे हजारों कार्यकर्ता हैं जो इस पद के लिए मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ भी थे। मैं पार्टी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ, पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे स्वीकार करके सहयोग किया और मुझे
या भारतीय जनता पार्टी को ये सीट जिताई। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, और शायद ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि वहां पर कैसा जनप्रतिनिधि हो, वहां पर पैसे के आधार पर जनप्रतिनिधि नहीं होते, वहां पर जात के आधार पर जनप्रतिनिधि नहीं होते, वहां पर संगठन में काम करने वाले और आगामी उनका विजन कैसा है उनको जनप्रतिनिधि बनाया जाता है। लेकिन जिनको बनाया जाता है केवल वही ऐसे हैं ऐसा नहीं होता, उसके अलावा भी हजारों हजार कार्यकर्ता उससे श्रेष्ठ भी होता है। लेकिन मैं बड़ा गर्व का अनुभव करता हूं कि जब किसी एक को टिकट मिलता है तो सब कार्यकर्ता परिवार के रूप में उसके साथ मिलकर उसको जीत दिलाते हैं। जैसे आपने कहा कि हर इस लोकतंत्र के पर्व को धूमधाम के साथ मनाकर अपनी नीतियों और रीतियों को मतदाताओं तक पहुंचाकर उनको मोदी और योगी जी के साथ जोड़ने का काम भी करते हैं। और एक बात हम आपसे और जानना चाहते हैं कि जब इलेक्शन हो रहा है और आप लोगों को मतदाता बनाना पड़ता है, या जो भी प्रत्याशी तो पहले सोचे 6 साल पहले, फिर प्रत्याशी बनाए और फिर मतदाता बनाए, क्या इसमें कुछ अब ऐसी पहल होनी चाहिए कि प्रशासन स्तर पर या चुनाव आयोग के स्तर पर ही मतदाता बने और उसमें आप लोग खाली सहयोग करें? नहीं, अभी भी यही प्रावधान है। नहीं, अभी जैसे कि मान लीजिए आम चुनाव होता है तो घर घर जाकर के बनाते हैं, देखते हैं, सूची होती है। अब यहाँ तो एक प्रॉब्लम और है कि वो इस साल जो मतदाता होंगे सब खत्म, अब दोबारा फिर वही नए सिरे से पढ़िए, तो ये थोड़ी सी विडंबना तो है ही है। तो कभी आपने इस बारे में चर्चा की लोगों से? ये चूंकि संवैधानिक प्रावधान है कि विधान परिषद की हर चुनाव में डी नवो वोटर लिस्ट, एक सिरे से नई वोटर लिस्ट बनती है जी। इसमें वो सभी लोग जो अब की मतदान में भाग लेंगे, जब अगले 6 वर्ष बाद होगा तो एक सिरे से सबको एक डेलीगेट के रूप में एक फार्म को भरकर उसमें जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन उनकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आधार कार्ड ये लगकर लोग दोबारा मतदाता बनते हैं। ये बात आपकी एकदम सही है। और अभी भी मतदाताओं के बनने का जो क्रम है वो इलेक्शन कमीशन और प्रशासन के आधार पर भी बनते हैं। राजनीतिक पार्टियां उसमें सहयोग करती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उसमें लगाती हैं, जैसे कि अधिक से अधिक लोग इस लोकतंत्र में मतदान में भाग ले पाए। मेरा इसमें ये बात सही है कि लोगों का ये कहना है कि जब हर चुनाव की वोटर लिस्ट रहती है इसकी क्यों खत्म हो जाती है, तो ये संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा है। ये कहीं भी विधान परिषद को ऐसा माना जाता है कि ये डेलीगेट के चुनाव और डेलीगेट के किसी भी चुनाव का हर चुनाव में नई वोटर लिस्ट बनती है। वो राज्यसभा भी हो सकती है, वो विधान परिषद भी हो सकती है। एक बात और बताइए कि ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आपको पार्टी स्तर पर ही जो है समर्थन, सहयोग सब कुछ मिल रहा है, ये पार्टी लड़ा रही है, या फिर जैसा सुनने में आया है कि आपको विरोधियों के भी लोग जुड़ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं और आपका समर्थन कर रहे हैं, खुल करके सामने आ रहे हैं, ये कौन कौन लोग हैं, जरा इसका भी वर्णन जरा करिए। ये वही लोग हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जो जिनको भारत माता की जय कहने में मजा आता है, जिनको 370 खत्म हुई उसको जिनको अच्छा लगता है, जिनको राम मंदिर का बनना अच्छा लगता है, जिनको कानून व्यवस्था अच्छी लगती है, जिनको उत्तर प्रदेश का विकास अच्छा लगता है। तो फिर वो आपकी पार्टी में नहीं शामिल हो जाते? नहीं, वो सभी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिलते हैं वो सभी हमारे कार्यकर्ता नहीं होते। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में 12 करोड़ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट तो 40 करोड़ मिलते हैं। तो कोई हमारा कार्यकर्ता हो वही हमारा वोटर होगा ऐसा नहीं, वो समर्थक भी हो सकता है। जिसको पार्टी की नीतियां पसंद आएंगी वो पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त कर सकता है, चुनाव के द्वारा भी और वैसे भी। तो ये तो आप मानते हैं कि कांग्रेस भी आपका समर्थन कर रही है, सपा भी कर रही है, ऐसे लोग हैं तो खुलकर? हाँ, मैंने बताया ना कि वो सभी लोग जिनको भारत माता की जय कहने मजा आता है, मेरा समर्थन कर, वो आपके समर्थन। आखिरी में आपको हम 2 मिनट देते हैं, आप जनता से, अपने मतदाताओं से जो कहना चाहें कह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से और ये जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आगामी 30 जनवरी का जो चुनाव होने वाला, जो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, उसमें सबसे ऊपर अरुण पाठक भारतीय जनता पार्टी और फिर मेरी फोटो लगी होती है, उसके आगे खड़ी पाई होती है, उससे बनाकर मुझे विजयी बनाए। मैं 1 मिनट का विषय में और लूंगा। पिछली बार लगभग, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, पिछली बार 80,000 की वोटिंग में 8,000 स्नातकों के वोट इनवैलिड थे, अर्थात हर 10 में 1 वोट इनवैलिड था। इनवैलिड इस कारण नहीं था कि वो स्नातक मुझे वोट नहीं देना चाहते थे, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग वोटिंग करने जा रहे हैं उनको केवल
अपने वरीयता क्रम में खड़ी पाई बनाना। खड़ी पाई, शब्द, हाँ, सीधी पाई। हाँ, ये बहुत जरूरी है जी, उसमें कोई एक अन्ना एक बना दे, हाँ, कोई वो सब इनवैलिड हो जी, जाता है। उसमें हिंदी का छोटा ए का एक नहीं लिखना है, उसमें इंग्लिश का ONE 1 नहीं लिखना है, उसमें FIRST फर्स्ट नहीं लिखना है, प्रथम नहीं लिखना है, टिक नहीं लगाना है, क्रॉस नहीं लगाना है, अपने साइन नहीं करने हैं, या कोई संकेत नहीं बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि खड़ी पाई बनाने के बाद उसको गोले में बंद कर देते हैं, गोला नहीं बनाना है। सही बात। कुछ लोग खड़ी पाई बनाने के बाद उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, वो भी नहीं बनाना है। एक महत्वपूर्ण बात, उस दिन अपना पेन लेके यदि आप मतदान स्थल पे ना जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। कभी कभी धोखे में अपने पेन से खड़ी पाई बना देते हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से वहां पर जो चुनाव की जो पार्टी है उसके द्वारा जो स्केच पेन या जो पेन दिया जाता है उससे ही खड़ी पाई बनानी होती है। और खड़ी पाई ऐसी बनानी होती है कि वो ऊपर नीचे अगल बगल किसी भी लाइन को न टच करे। मैं इस निवेदन के साथ कि ये जानकारी उन सभी स्नातक मतदाताओं को आपके द्वारा भी जानी चाहिए जो आगे वोटिंग में भाग लेने वाले हैं, जिससे हम कम से कम अवैध वोट पढ़ पाएं या ऐसे वोट न पड़े जिनकी काउंटिंग संभव ना हो। इस निवेदन और आग्रह के साथ पुनः आपके आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ मैं अरुण पाठक इस GMD टीवी के माध्यम से आपको प्रणाम करता हूं और आपके आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और मेरी भी शुभकामनाएं आपके पास हैं, ढेर सारी हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में, जनप्रतिनिधित्व में कानपुर देहात, उन्नाव के युवाओं को, विद्यार्थियों को लगातार नित्य नूतन रोशनी मिलती रहे। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News।